हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाएं कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों नीचे लिखा गया है। दो आवेश चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आवेश हैं वो पुनर्वितरित होने के लिए कंडक्टरों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिरोध के कारण ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। जब दो आवेशी चालकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तब उनके विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस परस्पर क्रिया के कारण कंडक्टरों की सतहों पर आवेश का पुनर्वितरण होता है। जैसे जैसे आवेश संतुलन की ओर बढ़ता है, कंडक्टरों में प्रतिरोध नुकसान के कारण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो देती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि जो आवेश है वो क्या होती है, जब भी तार से होकर जाती है तो उसके अंदर प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, जिनके कारण आवेश में जो ऊर्जा होती है उनका ह्रास होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेलों के समानांतर क्रम को जोड़ने का लाभ एवं हानि बताएं। सेलों के समानांतर क्रम को जोड़ने के लिए कई फायदे होते हैं। इससे बाहरी परिपथ पर ज़्यादा धारा प्रवाह बहती रहती है। समानांतर क्रम में जुड़े सेलों में वोल्टेज समान रहता है। इससे किसी एक सेल को नुकसान पहुंचने में भी सर्किट बंद नहीं होता है। नए सेल जोड़ने या हटाने में आसानी होती है। इससे बेहतर दक्षता मिलती है। और इसका जब हानि की बात करेंगे तो इससे जो होगा, परिपथ में ज़्यादा धारा बहेगा जिससे हमारा वोल्टेज की तो कमी नहीं होगी, लेकिन जो हमारा विद्युत होगा वो ज़्यादा खपत होगा। और इसके कई सारे फायदे भी हैं। और एक सेल को नुकसान पहुंचने पर भी सर्किट बदला जा सकता है, लेकिन जब हम सर्किट बदलेंगे तो उसमें हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा जो सेल है वो नुकसानदायक है। श्रेणी क्रम में ऐसे मालूम चल जाएगा हम लोगों को जल्दी। तो ये इसके कुछ हानियाँ हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पीयर का परिपथ नियम लिखिए। एम्पीयर के परिपथ नियम कहता है कि जब किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र B उस सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा I के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो एम्पीयर के परिपथीय नियम से जुड़ी और कुछ भी बातें हम देखते हैं। एम्पीयर का परिपथीय नियम के मुताबिक किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। ये रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। क्षेत्र की ताकत धारा के परिमाण के सीधे अनुपाती होती है। किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की ताकत तार से उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखें। अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब यह है कि किसी सर्किट में एक प्रेरकत्व में धारा देने पर वह आसपास के प्रेरकत्व तत्वों पर भी असर डाले। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, जब किसी कुंडली या परिपथ से गुजरने वाली धारा में बदलाव होता है तो उसके आसपास मौजूद दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व में विद्युत प्रेरकत्व की तरह ही होता है। इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं, उनको अब हम देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व को m से दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक हेनरी होता है जिसे H से सूचित किया जाता है। इसकी विमा mL2T-2 A-2 होती है। अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो एक भौतिक परिघटना है। इसे वेक्टर के रूप में मापा जाता है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को किस तरह मापा जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो नीचे लिखा गया है, उसको देखते हैं। तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए उसमें से गुजरने वाली धारा से तार गर्म होता है और लंबा हो जाता है। इससे जुड़ा सूचक स्केल पर विक्षेपित होकर धारा का मान बताता है। तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा मापने का तरीका नीचे हम बताए हैं, उसको देखिए। तप्त तार एमीटर में एक तार लगा हुआ होता है
जब धारा से तार गर्म होता है तो वह लंबा हो जाता है। इससे जुड़ा सूचक स्केल पर विक्षेपित होकर धारा का मान बताता है। मतलब कि इससे हम स्केल की सहायता से मान जो है ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है, क्यों? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें धारणशीलता और निग्राहिता ज़्यादा होती है। मतलब ये जल्दी से जो है चुंबक के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करता है और जल्दी से ही उसको निकाल भी देता है। इस्पात में उत्पन्न चुंबकीय बाहरी क्षेत्र के हटाने के बाद भी यह कायम रहता है। इसके अलावा इस्पात का विचुंबक बल ज़्यादा होने से इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी उसमें चुंबकत्व कमज़ोर नहीं होता है। मतलब इसको हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। वहीं विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। नर्म लोहे की धारणशीलता कम निग्राहिता होती है और कम हिस्टैरिसीस क्षति के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्म लोहे पर तांबे के तार लपेटकर उसे विद्युत प्रवाहित करने पर यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये परिनालिका की बात कर रहा है दोस्तों। विद्युत घंटी, डायनेमो और ट्रांसफार्मर कोड बनाने में भी नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, निर्वात में अवक्त किरणें और पराबैंगनी किरणों के चाल का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर देखते हैं। चलिए दोस्तों, निर्वात में अवक्त किरणें और पराबैंगनी किरणों की चाल का अनुपात 1:1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही गति से यात्रा करती हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें समान गति से यात्रा करती हैं। अवक्त किरणें, अधोवक्त किरणें या इंफ्रारेड भी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। पराबैंगनी विकिरणें भी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होती है। अब अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष तथा अपेक्षिक अपवर्तनांकों के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, माध्यम में प्रकाश की गति और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह एक नियतांक है। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को दर्शाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है जब प्रकाश उस माध्यम में निर्वात से प्रवेश करता है। इसका अब अंतर देखते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच प्रकाश की गति के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात से निकाला जाता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब है जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने वाली रंगों में सीमांत रंगों के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जो इसमें जो रंगों का जो प्रकाश निकलता है उसके सीमांत कोणों के विचलन के अंतर को ही क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। जबकि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब है किसी पदार्थ में प्रकाश के अलग अलग रंगों के कारण, अलग अलग वेग होने के कारण उस पदार्थ में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कितना होगा। अब आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या है? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों की आवृत्ति में होने वाला बदलाव है। डॉपलर प्रभाव जो है वो आवृत्ति में होने वाला एक तरह का बदलाव है। प्रकाश स्रोत और प्रकाश देखने वाले व्यक्ति के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। मतलब जो प्रकाश स्रोत जहाँ से निकल रही है और जो व्यक्ति उस प्रकाश को देखता है, उन दोनों के बीच में सापेक्ष गति जो होगा उसी के कारण ये डॉपलर प्रभाव दिखता है। डॉपलर प्रभाव की कुछ खास बातें।
डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों के साथ-साथ प्रकाश तरंगों पर भी लागू होता है। ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉल्फर ने सन 1842 में सबसे पहले डॉपलर प्रभाव का पता लगाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।